हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल या रेजोल्यूशन, जिसमें हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट भी इंक्लूड है, उसके एमसीक्यूज करेंगे। पहले हम एक पेज पढ़ेंगे इसके बारे में, जिसको डायरेक्ट एमसीक्यूज करना हो, थोड़ा सा आगे कर लो वीडियो। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। देखो, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन। अच्छा, इससे पहले मैं ये भी बता दूं कि एमसीक्यूज के बाद मैंने एक पूरा बेयर एक्ट का रखा है टॉपिक, जो मैं इसी वाले एक्ट को बेयर एक्ट से भी बताऊंगी। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन बोथ दोनों ही क्या है, हमारे ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड्स हैं। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, इसका मतलब ऑल्टरनेट मतलब पेन नहीं तो सॉरी, चाय नहीं तो कॉफी, पेन नहीं तो पेंसिल। ऑल्टरनेट, इसके ऑल्टरनेट क्या हो सकता है? तो अगर कोर्ट में हमारा सेटलमेंट नहीं हो रहा या बहुत लंबा प्रोसीजर चल रहा है, हम ऑल्टरनेटली कहाँ जा सकते हैं? आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, जिसमें आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन हमें मेथड दे रखे हैं आउटसाइड द कोर्ट अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के। ओके, अब आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में क्या फर्क है? आर्बिट्रेशन में क्या होता है, एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी होती है जो मेक्स अ बाइंडिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एविडेंस। जो डिसीजन क्या है? बाइंडिंग डिसीजन होता है जिसका एविडेंस के बेस पे जो दोनों ही पार्टीज प्रेजेंट करती है। जबकि कंसिलिएशन में क्या होता है, एक थर्ड पार्टी होती है जो हेल्प करती है पार्टीज को कि उनके खुद के बीच में कोई ना कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट अराइव हो जाए। ठीक है, आर्बिट्रेशन में प्रायर एग्रीमेंट की जरूरत होती है, रिक्वायर्स, जबकि कंसिलिएशन कैन बी यूज्ड फॉर एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स। जो भी डिस्प्यूट चल रहा है, मिस्टर एक्स और वाई बैठ गए सेटल करने, कोई एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है पहले से। ठीक है, अब आ जाओ एमसीक्यूज पे। इस एमसीक्यूज के बाद मैंने पूरा बेयर एक्ट इंडेक्स टू इंडेक्स समझाया है। अब आ जाओ फर्स्ट एमसीक्यू। इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन, कब एस्टैब्लिश हुआ था हमारा इंडियन काउंसिल? ये हुआ था 1965 में। देखो, ये एस्टैब्लिश कैसे हुआ था? ये एस्टैब्लिश्ड हुआ था एज अ स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रल बॉडी के तौर पे। और कहाँ, किस लेवल पे हुआ था? नेशनल लेवल पे हुआ था, अंडर द इनिशिएटिव्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत नेशनल लेवल पर एस्टैब्लिश किया गया था एक स्पेशल आर्बिट्रल बॉडी। ठीक है, और जो ये इंडियन काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन है, हमने बोला कहाँ, किसके अंडर एस्टैब्लिश हुआ था? स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रेशन बॉडी। ओके, सेक्शन 10 जो है आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन का, किस चीज की बात करता है? नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर की। हम आगे पढ़ेंगे कि पार्टीज जो हैं वो फ्री होती हैं डिसाइड करने के लिए, बट वो जो है इवन नंबर नहीं होना चाहिए। क्यों? अगर सपोज दो या दो ही आर्बिट्रेटर हैं, इसने कुछ डिसाइड किया, इसने कुछ डिसाइड किया, तो हमारा जो डिसीजन था वो तो आ ही नहीं पाएगा, हम उस पर कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे। इस वजह से हमने बोला ओड नंबर होता है, इवन नंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीपीसी में कौन सा सेक्शन जो है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स आउटसाइड द कोर्ट बात करता है? कौन सा सेक्शन है वो? सेक्शन 89। 88 कौन सा है हमारा? इंटरप्लीडर। और एक ऑर्डर है जिसमें सीपीसी में, जिसमें बता रखा है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट के लिए भी हम भेज सकते हैं। वो ऑर्डर है हमारा 10। कैसे पता लगा? एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज। पार्टीज को जब एग्जामिन करते हैं फिर पता लगता है इसके बारे में कि हम कोर्ट में चलाने से पहले केस को हम आउट ऑफ कोर्ट भी भेज सकते हैं मैटर को। ठीक है, अंडर द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ, जो ये एग्रीमेंट है, सॉरी, ये जो एग्रीमेंट है हमारा किस फॉर्म में हो सकता है? देखो, सिर्फ एक आर्बिट्रेशन, एक कॉन्ट्रैक्ट है क्या, उसमें सिर्फ एक आर्बिट्रेशन क्लॉज डाल दे या एक सेपरेट आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट बना दे, कोई भी हो सकता है, दोनों आंसर सही है। एक कोई एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है, उसी में मैंने आर्बिट्रेशन क्लोज डाल दिया। क्या? सपोज मेरा कॉन्ट्रैक्ट है मिस्टर ए के साथ, मैंने मिस्टर ए के साथ लिख दिया कि कल को अगर मेरा कोई भी डिस्प्यूट अराइज होगा हम आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे। वरना ये नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट था मेरा सेल परचेज का, मैंने अलग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना दिया, सेपरेट एग्रीमेंट बना दिया कि अगर कल को मेरा कोई भी डिस्प्यूट राइज हुआ मिस्टर एक्स के साथ तो मैं आर्बिट्रेशन में जा सकती हूँ, आउट ऑफ कोर्ट मैं जो हूँ प्रायोरिटाइज कर सकती हूँ। ठीक है, विच इज इनकरेक्ट फ्रॉम फॉलोइंग। फॉलोइंग कौन सा है इसमें से इनकरेक्ट? आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, हाँ ये तो सही है।
पार्टीज इनकरेक्ट है, ध्यान रखना। पार्टीज टू आर्बिट्रेशन मस्ट बी लीगल पर्सन, अरे नहीं तो ए और बी है, जरूरी थोड़ी ना ये लीगल पर्सन ही हो, तो ये तो हो गया गलत। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट रिकॉग्नाइजेस वर्बल एग्रीमेंट, नहीं, राइटिंग में होना जरूरी है, अभी हम आगे पढ़ेंगे कहाँ लिखा है, तो ये भी गलत हो गया, तो बी और सी क्या है हमारे गलत, ठीक है। अगला है अ प्ली क्वेश्चनिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मस्ट, जो भी प्ली है जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग वो हम कब रेज कर सकते हैं, कह रहे हैं बी रेज्ड बिफोर या एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ द डिफेंस, कह रहे हैं उसको कभी भी रेज कर दो, बट जब डिफेंस सबमिट होने वाला है उसके पहले पहले जुरिस्डिक्शन रेज कर सकते हो, और ये कहाँ लिखा है सेक्शन 16 में, जिसमें बोला है कि क्या कॉम्पिटेंसी है हमारे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की उसके जुरिस्डिक्शन के रिगार्डिंग, ठीक है। अगले पे आ जाओ। अंडर सेक्शन 29 इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर, अगर मानो एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर है तो कोई भी जो डिसीजन आएगा वो कौन करेगा, उसके मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। 29 सेक्शन जब खोलेंगे उसमें साफ लिखा है, और मैं पहले बता देती हूँ, जो भी मैं आप लोगों को एमसीक्यूज के बाद डायरेक्ट पढ़ाऊंगी, ये सारे क्वेश्चंस मैंने देखे कि उसमें आ चुके हैं, ठीक है, तो हमारा दोबारा रिवीजन हो जाएगा उसके थ्रू। फाइनलिटी टू आर्बिट्रल अवार्ड विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 35, जो सेक्शन 35 में हमारा जो आर्बिट्रल अवार्ड आएगा, क्या वो पार्टीज पे बाइंडिंग नहीं होगा, क्या वो बाइंडिंग होगा गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे, बाइंडिंग होगा फर्स्ट पार्टी पे ही, नहीं, ये आंसर है इसका डी, वो बाइंडिंग होएगा पार्टीज पे, और कौन कौन पर्सन उनके थ्रू क्लेम कर रहे हैं। सपोज ए और बी के बीच में कोई केस है, अब आर्बिट्रल अवार्ड इनके ऊपर बाइंडिंग है, कल को ए की डेथ हो जाती है तो वो एलआर पे भी उसके बाइंडिंग होगा, वो क्या चीज जो आर्बिट्रल अवार्ड हमारा आया था, ठीक है। अगला है कंसिलिएटर इज नॉट बाउंड बाय, कहाँ दे रखा है, अब देखो इसमें ना सेक्शन नंबर है ना कुछ है, हम जाएंगे सीधा सेक्शन नंबर 66, जिसका टाइटल ही बता देता है कि कंसिलिएटर बाउंड नहीं होगा हमारे सीपीसी से और एविडेंस एक्ट से, ठीक है। अगले पे आ जाओ। आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड, देखो हमेशा कहा मैंने कि डेफिनेशन क्लॉज को मत छोड़ना, कुछ ना मिले तो पहले इसमें जाना। सिमिलरली ये हमें सेक्शन 2 जो डेफिनेशन क्लॉज है उसमें दे रखा है, और आर्बिट्रल अवार्ड में हमारा इंटरिम अवार्ड भी इंक्लूड करा जाता है, ठीक है। कौन सा सेक्शन है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के साथ जो डील करता है, सेक्शन 7, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन था। आर्बिट्रेशन एक्ट रिपील कर रहा है किस किस को, देखो ये जो रिपील्स होते हैं, सेविंग क्लॉज होते हैं, ये जो है हमारे बेयर एक्ट के लास्ट सेक्शंस होते हैं। सिमिलरली ये भी लास्ट सेक्शंस में से ही है, सेक्शन 85, जो किस किस को रिपील कर रहा है, इन सब एक्ट्स को, तो ऑल ऑफ दी अबव। रिपील सेविंग्स ये हमारे बिल्कुल एंड में मिलते हैं, ठीक है। एक केस देख लेते हैं, ये प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो पार्ट 1 है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का, क्योंकि आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट के अलग अलग पार्ट्स हैं, उसी में इंडेक्स में पता लग जाएगा पार्ट 1 पार्ट 2 लिखा हुआ है, तो जो पार्ट 1 है वो इक्वली अप्लाई होता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन जो इंडिया के बाहर लगाई जाती है, अनलेस एनी प्रोविजन हैव बीन एक्सक्लूडेड, कोई और प्रोविजन एक्सक्लूड है एग्रीमेंट के द्वारा तो अलग बात है। कौन से केस में बोला गया, भाटिया इंटरनेशनल वर्सेस बल्क ट्रेडिंग ऐसे, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन, कहाँ दे रखा है हमें परमानेंट लोक अदालत का एस्टैब्लिशमेंट, सेक्शन 22B, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था। अब है अगला, कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन जुडिशियल प्रोसीडिंग, कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, हम इसको यूज कर सकते हैं सिर्फ आर्बिट्रेटर या जज के डिस्क्रिप्शन पे, कैन नॉट बी यूज्ड एज एन एविडेंस, हम इसको यूज नहीं कर सकते, और जब हम इसका टाइटल पढ़ेंगे इंडेक्स से हमें पता लगेगा कि सेक्शन 81 में डायरेक्ट लिख रखा है कि हम एविडेंस को एडमिसिबल कब करेंगे, दूसरी प्रोसीडिंग्स में, इन अदर प्रोसीडिंग्स, इन अदर प्रोसीडिंग्स कब एडमिसिबल करेंगे एविडेंस को, दूसरी प्रोसीडिंग्स में।
देखो, इस क्वेश्चन को देखकर ऐसे मत घबराओ कि हम कहाँ ढूंढे, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं। एमसीक्यूज खत्म होते मैं बताती हूँ आपको, बहुत आसानी से सॉल्व होंगे ये वाले एक्ट के क्वेश्चंस। मैंने बहुत ही आसान कर दिया है, एक बार एमसीक्यूज खत्म होने दो। The language which is to be used in arbitral proceedings is decided by। हमने बोला जो लैंग्वेज है वो कौन डिसाइड करता है, ध्यान रखना पार्टीज। कहाँ बोला है, सेक्शन 22। साफ बोल दिया कि पार्टीज डिसाइड करेगी, बट अगर पार्टीज फेल हो जाती है डिसाइड करने के लिए, फिर हमारे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड करती है कि क्या लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। ठीक है, अगले पे आ जाओ। प्रोसीडिंग्स कब मान लिया जाएगा कि वो टर्मिनेट हो रही है, ये भी डायरेक्ट लैंग्वेज दे रखी है सेक्शन 32 में, जो बताता है कि हमारी प्रोसीडिंग्स कब टर्मिनेट हो जाएंगी। टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स कब हो जाएंगी, जैसे मैंने फाइनल अवार्ड दे दिया, जैसे हमारे ट्रिब्यूनल ने फाइनल अवार्ड दे दिया है, प्रोसीडिंग्स खत्म। जैसे ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आ गया, प्रोसीडिंग्स खत्म, चाहे वो ऑर्डर कुछ भी आया हो, किसी के फेवर में आया हो या अगेंस्ट में कुछ भी हो। जब पार्टीज ही बोल देती है हमें तो प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट करनी है, तो हमारी प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो जाएंगी। आंसर हो गया डी। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू पे आ जाओ। एवरी अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज डीम्ड टू बी। जो भी अवार्ड होता है लोक अदालत के द्वारा, उसको हम क्या मानते हैं, ऑर्डर ऑफ आईटी कमिश्नर, इनकम टैक्स कमिश्नर का ऑर्डर? अरे नहीं भाई, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का नहीं, क्या डिक्री मानी जाती है सिविल कोर्ट की। कहाँ लिखा है, सेक्शन 21 में साफ लिखा है कि क्या अवार्ड होगा लोक अदालत का, क्या अवार्ड होगा लोक अदालत का। ओके, ये एमसीक्यूज हमारे इतने ही थे इसमें। देखो, अब मैं क्या बताऊंगी, ये मैंने आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट का बेयर एक्ट खोल लिया है। देखो, मैं अभी बता देती हूँ, ये इस वाली आगे वाली वीडियो में जिसको एमसीक्यूज तक देखने थे वो खत्म हो चुके हैं, अब एक भी आगे एमसीक्यू नहीं आएगा। अब ये वीडियो सिर्फ उनके लिए हेल्पफुल होगी जो थोड़ा बहुत आर्बिट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं। अब इसमें 85 86 के आसपास कुछ सेक्शंस हैं। अब हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इतने कम टाइम में कि हम एक एक सेक्शन पढ़ें। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आना है, जो जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनते जाओ, रीजन बताती हूँ। देखो, अगर मानो हमारा कोई भी क्वेश्चन आ गया कि कितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर होने चाहिए, हमें नहीं पता, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब मैं पागलों की तरह देखती थोड़ी ना रहूंगी, कहाँ गया, ये है ये है ये, अच्छा ये रहा मिल गया। ये काम नहीं कर सकते हम। अब इसमें मैंने वीडियो में क्या किया है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे हैं मैंने पूरी डायरेक्ट में वो हाईलाइट करे। हो सकता है बीच में मैंने 10 सेक्शन स्किप कर दिए हों, क्योंकि मैंने बोला जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने वो सारे इसमें मार्क करे हैं। पर्पस क्या है, समझाना नहीं। पर्पस क्या है, याद कराना नहीं। पर्पस है कि सिर्फ तुम उस चीज को सुनो, जैसे पेपर में क्वेश्चन आए कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, तुम्हें क्लिक कर जाए, हाँ मैंने पढ़ा था, कहीं तो ये टॉपिक पढ़ा था, अब मैं इंडेक्स में इजीली देख सकता हूँ। ठीक है, इस पर्पज से ये वाली वीडियो मैंने आगे की बनाई है, और ये मैंने फर्स्ट एक्ट के साथ ही ऐसा किया है। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। अब हम बिना टाइम वेस्ट करे इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करते हैं, और प्लीज जिसको ये ठीक लग रहा हो तभी आगे देखना, वरना आगे टाइम मत वेस्ट करना। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट में पता लग जाएगा कि तुम्हें ये चीज समझ आ रही है कि नहीं। इससे आगे मत जाना, क्योंकि मैं पूरी वीडियो में आगे ऐसे ही समझाऊंगी ये वाला एक्ट को। ठीक है, देखो, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, इसमें मेन काम है तुम्हारा, चाहे बेरेट खोल लो, मेन काम है सुनना, ताकि मेरे को क्वेश्चन देखते समय एट टाइम क्लिक कर जाए कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कहीं तो पढ़ा था, इस वाले एरिया में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये 4 मार्क्स है, मैं चाहती हूँ 4 हमारे यहाँ पे पूरे मिल जाए हमें। अब मैंने बोला आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट, ये एक्ट कौन सा है, जो कंसोलिडेट अमेंड करता है लॉ को रिलेटिंग टू, हम देख लेंगे, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, कमर्शियल है, फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड भी है इसमें। एक डेफिनेशन हमारी आती है यहाँ से, फुल फॉर्म आती है इसकी, UNCITRAL की फुल फॉर्म क्या है, ये मैंने मार्क कर दी। अब आ जाओ आगे, ये कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। मैंने बताया डेफिनेशन क्लॉज कभी भी नहीं छोड़ना, जैसे कि आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड। जितने एमसीक्यूज करके आए ना, देखना सारे इन्हीं में हाईलाइट मिल जाएंगे। तो आर्बिट्रल अवार्ड में इंटरिम अवार्ड भी आता है। ट्राइब्यूनल में सोल भी आता है, पूरा पैनल भी आता है। सोल मतलब एक भी होता है, पूरा पैनल भी होता है। ठीक है, कोर्ट नहीं पढ़ना, आगे चलो। LR लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सेम CPC की डेफिनेशन,
कि जो लॉ में रिप्रेजेंट करता है हमारे डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी को, एस्टेट को। ओके, पार्टी मतलब पार्टी टू एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो हमारा हो रहा है ए और बी, ये हमारी पार्टीज हो गई। ओके, आगे आ जाओ। ये थोड़ा देखो स्पीडली चलेगा, आप लोग भी समझो, टाइम कम है अब। एक्सटेंट ऑफ जुडिशियल इंटरवेंशन कह रहे हैं भाई अगर तुम आर्बिट्रेशन में गए, कोई भी जुडिशियल अथॉरिटी इंटरवेन नहीं करेगी एक्सेप्ट वेयर सो प्रोवाइडेड इन दिस पार्ट। प्रोवाइडेड है तो अलग बात है, वरना इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए। आगे आ जाओ। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इंपॉर्टेंट है, वो एग्रीमेंट पार्टीज के द्वारा कि हम आर्बिट्रेशन के लिए जाएंगे या तो सारे डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग या कुछ डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग जो हमारे बीच में राइज हो चुके हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल हो या ना हो। ठीक है, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट एक क्लॉज भी हो सकता है, सेपरेट एग्रीमेंट भी, अभी बताया था, एक क्लॉज भी डाल सकते हूँ या पूरा एक एग्रीमेंट भी हो सकता है। राइटिंग में होना जरूरी है। राइटिंग में है इफ इट इज कंटेन्ड इन, क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए पार्टीज के द्वारा जो साइन होएगा, एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, ये सब होगा। ऊपर वाला ही इंपॉर्टेंट था। पावर टू रेफर पार्टीज टू आर्बिट्रेशन वेयर देयर इज एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। जो जुडिशियल अथॉरिटी है कोई एक्शन लेने से पहले जो क्या है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है, वो क्या कोशिश करेगी कि मैं पार्टीज को भेज दूं आर्बिट्रेशन के लिए। कोई भी डिस्प्यूट अगर वो लेना चाह रही है जुडिशियल अथॉरिटी, उसकी क्या कोशिश रहनी चाहिए कि वो पार्टीज को भेज दे आर्बिट्रेशन के लिए। ओके, जो एप्लीकेशन है, जो हमने ऊपर एप्लीकेशन की बात करी है, शेल नॉट, हम उसको एंटरटेन नहीं करेंगे जब तक कि उसके साथ हम ओरिजिनल एग्रीमेंट नहीं लगा देते या ड्यूली जो सर्टिफाइड कॉपी होती है जब तक हम वो नहीं लगा देते। ठीक है, अगले पे आ जाओ। इंटरिम मेजर्स, इंटरिम मेजर्स बाय द कोर्ट। इंटरिम मेजर्स क्या होते हैं कि कोई प्रोसीडिंग चल रही है, बीच बीच में कोर्ट क्या कुछ मेजर्स ले सकता है। कह रहे हैं अ पार्टी में बिफोर या ड्यूरिंग किसी भी टाइम पे क्या कर सकता है, कोर्ट में अप्लाई कर सकता है। कौन? पार्टी अप्लाई कर सकता है। किस चीज के लिए? कि जी माइनर है, अनसाउंड है, तो उसके लिए गार्जियन अपॉइंट कर दो। कोई भी इंटरिम मेजर ले सकता है कि ये प्रॉपर्टी कस्टडी में ले लो, इस गुड्स को बेच दो, या ये जो अमाउंट है हमारे सिक्योर कर लो, ये इंस्पेक्शन करो इस प्रॉपर्टी का, इंजंक्शन पास कर दो, उस बंदे को, सामने वाले को रोको, रिसीवर अपॉइंट करो, इस प्रॉपर्टी को इंस्पेक्शन करो जो हमारे बीच में केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है। ये क्या है? कोर्ट क्या क्या इंटरिम मेजर ले सकता है, बीच में कौन कौन से स्टेप्स ले सकता है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है, आगे आ जाओ। चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया। देखो अभी तक मैं बताती हूँ कि इससे क्या फायदा होगा। जैसे कि ऊपर आ जाओ। अब मैंने बोला, क्वेश्चन आया कि जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है वो ओरल हो सकता है, रिटन हो सकता है, क्या हो सकता है। अब क्या है, तुम एमसीक्यू करोगे, तुम्हारे ये चीज क्लिक कर जाएगा, हाँ ये मैंने पढ़ा तो था, मुझे याद आ रहा है, सुना हुआ, हाँ मैम ने ना आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में बताया था, वहां जाके एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, ये लो कर लो कंफर्म, शैल बी इन राइटिंग। तो ये चीज ऐसे याद आएगी, इसलिए मैंने बोला सिर्फ इसको सुनो, जितने अच्छे से सुनोगे उतना दिमाग सही चलेगा। आ जाओ अगले पे। नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर, पार्टीज फ्री हैं डिटरमाइन करने के लिए कितने भी आर्बिट्रेटर हो सकते हैं। बस बस भाई ध्यान रखना, इवन नहीं होने चाहिए। अगर मानो पार्टीज नहीं डिटरमाइन कर पाई तो कोई बात नहीं, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल डिसाइड कर लेगी। शैल कंसिस्ट ऑफ अ सोल आर्बिट्रेटर, फिर कह रहे हैं एक हम सिंगल आर्बिट्रेटर ही रखेंगे। अपॉइंटमेंट कौन अपॉइंट करेगा? पर्सन कोई भी नेशनैलिटी का आर्बिट्रेटर हो सकता है। पार्टीज एग्री होनी चाहिए, अगर उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शन उठाई तो अलग बात है। पार्टीज फ्री हैं डिसाइड करने के लिए क्या कुछ प्रोसीजर होएगा, हम आर्बिट्रेटर को कैसे अपॉइंट करेंगे। ठीक है, फेलिंग एन एग्रीमेंट, अगर मानो कोई एग्रीमेंट था ही नहीं तो क्या करेगा? मिस्टर ए था, पार्टी बी था, ए आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर लेगा एक्स को, बी कर लेगा वाई को। अब होनी चाहिए तीन, वरना ये तो इसकी पार्टी होगी, ये इसकी होगी। अब क्या करेंगे? एक्स और वाई मिलके कर लेंगे जेड को, हो गए हमारे तीन आर्बिट्रेटर, सिंपल। ये हो गया अपॉइंटमेंट आर्बिट्रेटर का। ठीक है, अगले पे आ जाओ। ये कोई जरूरत नहीं है, 12th भी नहीं, 13th। चैलेंज प्रोसीजर, पार्टीज जो है फ्री है टू एग्री ऑन अ प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग। पार्टीज फ्री है, वो डिसाइड कर सकती है कि आर्बिट्रेटर का अगर हम अपॉइंटमेंट चैलेंज करें तो हम कैसे कर सकते हैं। फेलियर या इम्पॉसिबिलिटी टू गेट, कह रहे हैं द मैंडेट ऑफ एन आर्बिट्रेटर शैल टर्मिनेट एंड ही शैल बी सब्सटीट्यूटेड बाय अनदर आर्बिट्रेटर। कह रहे हैं जो आर्बिट्रेटर हमने किया है ना, हम उसको टर्मिनेट कर देंगे, उसके अपॉइंटमेंट को, कोई और आर्बिट्रेटर आ जाएगा। कब? वो भाई अपनी ड्यूटीज ढंग से नहीं कर रहा, फेलियर, इम्पॉसिबिलिटी, नहीं कर रहा ढंग से काम,
अपने ऑफिस से विड्रॉ कर रहा है या पार्टीज ने बोल दिया भाई इसको तो हमें हटाना ही पड़ेगा। अब मैंने बोला टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट एंड सब्स्टिट्यूशन क्या कह रहे हैं, जो ऊपर सर्कमस्टांसेस हैं उसके अलावा जो भी आर्बिट्रेटर है शैल टर्मिनेट वेयर ही विड्रॉज फ्रॉम द ऑफिस। भाई वो खुद ही टर्मिनेट कब होएगा, वो खुद ही विड्रॉ करके जा रहा है चाहे रीजन कुछ भी हो, या पार्टीज ने एग्रीमेंट कर लिया भाई इसको तो निकाल लो, ठीक है। अगले पे आ जाओ, जुरिस्डिक्शन ऑफ ट्रिब्यूनल्स, कॉम्पिटेंसी ऑफ ट्रिब्यूनल टू रूल ऑन इट्स जुरिस्डिक्शन, ये अभी हम एमसीक्यू में भी पढ़ कर आए थे। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है में अपना जुरिस्डिक्शन डिसाइड कर सकता है, ये वाला हमने पढ़ा था। प्ली, अब मानो ट्रिब्यूनल के आगे कोई प्ली ले रहा है कि उसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, शैल बी रेज्ड नॉट लेटर देन द सबमिशन ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, डिफेंस की स्टेटमेंट के बाद में नहीं रेज कर सकते तुम, ठीक है। इंटरिम मेजर्स, वही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या क्या मेजर्स ले सकता है बीच में कोई भी फैसला लेना हो तो, वो है छोड़ दो, आगे आ जाओ। कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स, कैसा कंडक्ट होएगा जब तुम प्रोसीडिंग्स कर रहे हो, पार्टीज की इक्वल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, पार्टीज को भाई इक्वलिटी के साथ ट्रीट करो, हर किसी को अपॉर्चुनिटी दो। डिटर्मिनेशन ऑफ रूल्स ऑफ प्रोसीजर, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है वो बाउंड नहीं होगा, ये भी पढ़ के आए, सीपीसी से और एविडेंस से बाउंड नहीं होएगा, ठीक है। पार्टीज जो है फ्री है प्रोसीजर डिसाइड करने के लिए कि ट्रिब्यूनल जो है कौन सा प्रोसीजर फॉलो करेगी प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने के लिए। बेटा जी रूल्स ऑफ प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर फॉलो होएगा उसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर कोई एग्रीमेंट नहीं था तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल में कंडक्ट द प्रोसीडिंग्स, जो भी उसको अप्रोप्रिएट लगती है ट्रिब्यूनल अपने आप प्रोसीडिंग्स कंडक्ट कर लेगी। अब इन्होंने बोला प्लेस क्या होनी चाहिए आर्बिट्रेशन की, सब कुछ पार्टीज पे छोड़ दिया, कह रहे हैं पार्टीज फ्री है वो डिसाइड कर लेगी प्लेस को। फेलिंग एनी एग्रीमेंट, नहीं कर पाते कौन डिसाइड करेगा, ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा, किसके बेस पे, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस के बेस पे। प्रोसीडिंग्स कब स्टार्ट होंगी, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल प्रोसीडिंग्स इन रिस्पेक्ट ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्प्यूट कब स्टार्ट होएगी, ऑन विच अ रिक्वेस्ट फॉर दैट डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट। जब सामने वाली पार्टी को, रिस्पोंडेंट को इस चीज का क्या मिल गया हो, नोटिस मिल गया हो, रिक्वेस्ट मिल गई हो कि हाँ इस दिन आ जाइए प्रोसीडिंग स्टार्ट होएगी, तो वो मान लेंगे हम प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, ठीक है। आ जाओ लैंग्वेज, पार्टीज फ्री है डिसाइड करने के लिए, लैंग्वेज पार्टीज नहीं कर पा रही तो ट्राइब्यूनल करेगी, ओके। देखो अब आप लोगों को पता लगेगा कि कितना ही इजी, हम सिर्फ हल्का हल्का पढ़ रहे हैं और हमें ये हो जाएगा कि हाँ हमें पता है कौन सा पॉइंट कहाँ पर है, ठीक है। ठीक है ये तो नॉर्मल है। फिर आ जाओ 23 पे, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस। 23 क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस विद इन द पीरियड ऑफ टाइम एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज द क्लेमेंट शैल स्टेट द फैक्ट। हमने बोला जो पार्टीज ने टाइम डिसाइड कर लिया था, अब जो क्लेमेंट है जो क्लेम कर रहा है वो अपने फैक्ट्स बताएगा, अपने क्लेम के मतलब उसके जो फेवर में है वो बताएगा, ठीक है। जो भी उसके पॉइंट्स एट इशू है वो बताएगा, क्या रिलीफ चाहिए क्या रेमेडी चाहिए, रिस्पोंडेंट अपना डिफेंस बताएगा, ठीक है। बस मतलब कि स्टेटमेंट ऑफ क्लेम एंड डिफेंस में ये बंदा अपना क्लेम बताएगा, रिस्पोंडेंट अपना डिफेंस बताएगा, बस। अगर उनको कोई डॉक्यूमेंट्स देने हैं तो दे दो, रिस्पोंडेंट को कोई काउंटर क्लेम सेट ऑफ करना है तो वो भी बोल देगा। 24 बोल रहा है हियरिंग्स एंड रिटन प्रोसीडिंग्स, अगर ओरल हियरिंग होगी रिटन प्रोसीडिंग्स होगी क्या होएगा वो बता रखा है। कह रहा है जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल है वो डिसाइड करेगा कि हमें ओरल हियरिंग्स करनी है या एविडेंस ले आए या डॉक्यूमेंट्स के बेस पे करें या कोई और मटेरियल है उसके बेस पे करें। होल्ड, अगर हम ओरल हियरिंग्स कर रहे हैं, एविडेंस वगैरह ले रहे हैं, हम डे टू डे बेसिस पे करेंगे, फालतू की एडजमेंट नहीं देंगे, सफिशिएंट कॉज होगा तो दे देंगे वरना नहीं देंगे, ठीक है। डिफॉल्ट ऑफ अ पार्टी, अगर विदाउट शोइंग सफिशिएंट कॉज, अगर तुमने रीजन नहीं दिखाया, क्लेमेंट नहीं आ रहा, फेल हो गया आने के लिए, कोई बात नहीं भाई, तू पागल है क्या, तू आया क्यों नहीं, तू खुद ही क्लेम कर रहा है, मैं पागल दिख रहा हूँ तेरे को, तू क्यों नहीं आया मेरे सामने जब तेरी प्रोसीडिंग्स थी, मैं तो खत्म कर रहा हूँ, टर्मिनेट कर रहा हूँ। कौन कह रहा है, ट्राइब्यूनल कह रहा है, किसको कह रहा है, क्लेमेंट को कह रहा है, ठीक है। अगर रिस्पोंडेंट नहीं आया तो कोई बात नहीं, रिस्पोंडेंट नहीं आया तो भाई प्रोसीडिंग्स तो चलेगी, क्लेमेंट आया ना, उसने तो अपना जवाब बोल रहा है ना, रिस्पोंडेंट नहीं आया चल कोई बात नहीं, हम प्रोसीडिंग्स तो चलाएंगे। अब पार्टी फेल्स टू अपीयर, ओरल हियरिंग वगैरह पे कंटिन्यू कर देगा प्रोसीडिंग्स एंड आर्बिट्रल अवार्ड दे देगा, कौन, आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल। सेक्शन 26 पे आ जाओ,
एक्सपर्ट अपॉइंटेड बाय आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, जो ट्राइब्यूनल है वो जो है अपॉइंट कर सकती है एक या एक से ज्यादा एक्सपर्ट्स, ताकि स्पेसिफिक इशू पे कुछ डिसाइड करना हो तो वो कर सके। और पार्टीज जो है एक्सपर्ट्स की हेल्प करेगी कैसे, अगर एक्सपर्ट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो कौन देगा, पार्टीज देंगी। ठीक है, देखो मुझे पता है थोड़ा सा स्पीड में हो रहा है, बट ठीक है, समझ आने वाला ही है। मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड एंड टर्मिनेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड बनाया जा रहा है, प्रोसीडिंग्स को खत्म किया जा रहा है। देखते हैं, ये तो नॉर्मल रूल्स बताए हैं, ठीक है। इस पे आ जाओ 29 पे। डिसीजन मेकिंग बाय पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स, जो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स हैं वो क्या डिसीजन दे रहे हैं, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टीज इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर, कौन करेगा डिसीजन, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। ये भी हम पढ़ चुके हैं एमसीक्यूज में कि कौन डिसाइड करेगा, पूरे मेजॉरिटी उनकी। टाइम लिमिट क्या है फॉर आर्बिट्रल अवार्ड, 29 ए पे आ जाओ। अवार्ड शैल बी मेड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्राइब्यूनल एंटर्स अपॉन द रेफरेंस। कह रहे हैं जब ट्राइब्यूनल जो है अपने रेफरेंस में एंटर करेगी उसके 12 महीनों के अंदर अंदर वो क्या दे देगी, अवार्ड। कह रहे हैं अब रेफरेंस में एंटर करेगी, भाई रेफरेंस में एंटर करने का मतलब क्या है, नीचे ही बता दिया। रेफरेंस में एंटर करने का ऑन द डेट जिस दिन आर्बिट्रेटर हैव रिसीव्ड नोटिस इन राइटिंग ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, जिस दिन आर्बिट्रेटर को नोटिस मिला भाई तू अपॉइंट हो गया है, इसका मतलब वो एंटर कर गया अपने रेफरेंस में, उसके ठीक 12 महीनों के अंदर अंदर अवार्ड देना पड़ेगा। ठीक है, अगले पे आ जाओ, सेक्शन 29 बी पे। ये कुछ नहीं, फास्ट ट्रैक प्रोसीजर बताया है कि पार्टीज जो भी हैं आर्बिट्रेशन पे वो अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करा सकती है और भी फास्ट ट्रैक प्रोसीजर के थ्रू। यहाँ प्रोसीजर बताया, ये नहीं आ पाएगा। सेक्शन 30 पे आ जाओ। सेक्शन 30 बात करते हैं हमारे सेटलमेंट की। इसका सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, कह रहा है जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है मे यूज़ क्या, सेटलमेंट के लिए ट्राइब्यूनल जो है कौन कौन से मेथड यूज़ कर सकता है, मीडिएशन हो गया, कंसिलिएशन हो गया, या कोई भी प्रोसीजर, क्यों करना है वो प्रोसीजर हमें यूज़, ताकि हम सेटलमेंट को एनकरेज कर सके। अगर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के दौरान पार्टीज अपना डिस्प्यूट सेटल कर लेती हैं, अगर पार्टीज का डिस्प्यूट सेटल हो गया तो हमारी प्रोसीडिंग्स क्या हो गई, खत्म हो गई, टर्मिनेट हो गई। एंड इफ रिक्वेस्टेड बाय पार्टीज, एंड और ये कब टर्मिनेट मानी जाएगी, जब ट्राइब्यूनल ने उसको सेटलमेंट को रिकॉर्ड कर लिया हो प्लस पार्टीज ने उस पर ऑब्जेक्ट ना किया हो उस सेटलमेंट को, तो मान लेंगे हमारी प्रोसीडिंग्स टर्मिनेट हो चुकी हैं। ठीक है, सेक्शन 31 में सिर्फ फॉर्म और कंटेंट्स बताया है आर्बिट्रल अवार्ड का, कि जो हम अवार्ड पास करेंगे वो राइटिंग में होना चाहिए और जितने भी मेंबर्स हैं ट्राइब्यूनल में उन सबके द्वारा साइन होना ज़रूरी है। अगले पे आ जाओ, इसी में कहा है अ सम डायरेक्टेड टू बी पेड बाय आर्बिट्रल अवार्ड शैल कैरी इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 2% हाइयर देन द करंट रेट। कह रहे हैं जो भी अवार्ड दे रहे हैं अगर उसको कल पे कोई इंटरेस्ट लगेगा तो कितना इंटरेस्ट होना चाहिए, 2% ज़्यादा होना चाहिए, जो फिलहाल करंट रेट चल रहा है उससे 2% ज़्यादा। तो अगर इसमें एमसीक्यू बनेगा तो किसके रिगार्डिंग बनेगा कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आंसर हो गया 2%। ठीक है, 31A पढ़ने की जरूरत नहीं, 32 ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बोला है प्रोसीडिंग्स कब कब मानते हैं कि टर्मिनेट हो चुकी हैं। प्रोसीडिंग्स हम टर्मिनेट मानेंगे जैसे फाइनल हो चुका है हमारा अवार्ड, जब सामने से अवार्ड आ चुका है इसका मतलब प्रोसीडिंग्स खत्म, ऑर्डर आ चुका है प्रोसीडिंग्स खत्म, या फिर वो टर्मिनेट हो जाएगी जो क्लेमेंट है जिसने क्लेम डाला था, इंस्टीट्यूट किया था, उसने उस क्लेम को विड्रॉ कर लिया, या पार्टीज खुद एग्री हो जाती हैं कि हम प्रोसीडिंग्स को खत्म करना चाह रहे हैं। ओके, या ट्राइब्यूनल को लगता है कोई और रीज़न है और जो ये प्रोसीडिंग्स है ना ये बेफालतू की अननेसेसरी बढ़ाए जा रहे हैं, इम्पॉसिबल है, इतना हमें कंडक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तब भी प्रोसीडिंग्स को टर्मिनेट किया जा सकता है। अब बोल रहे हैं क्या कुछ करेक्शन या इंटरप्रिटेशन हो सकता है, जो अवार्ड पास कर दिया या कोई एडिशनल अवार्ड दिया जा रहा है ट्राइब्यूनल के द्वारा, क्या हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। कौन कह रहा है, सेक्शन 33 कह रहे हैं 30 दिनों के अंदर अंदर, जैसे आर्बिट्रल अवार्ड रिसीव हो जाता है उसके 30 दिनों के अंदर अंदर पार्टी जो है रिक्वेस्ट कर सकती है ट्राइब्यूनल को कि प्लीज़ ये वाली जो एरर है ना इसको करेक्ट कर दो। अब वो एरर कैसे हो सकती है, कोई भी, चाहे क्लैरिकल हो या टाइपोग्राफिकल, मतलब टाइपिंग करते समय कोई गलती होगी हो। ओके, अगर पार्टी सो एग्रीड वो रिक्वेस्ट कर सकती हैं ट्राइब्यूनल को कि जी हमें ना अवार्ड में ना ये पर्टिकुलर पॉइंट हमें समझ नहीं आ रहा, प्लीज़ आप इसका इंटरप्रिटेशन कर दीजिए, तो ये भी किया जा सकता है। तो ये हमारा सेक्शन 33 क्या बोल रहा था, करेक्शन और इंटरप्रिटेशन के बारे में। ठीक है, फिर आ जाओ अगले पे, रिकॉर्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्रल अवार्ड, एप्लीकेशन है सेट असाइड की, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। अगले पे आओ,
फाइनलिटी एंड एनफोर्समेंट ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, कह रहे हैं जब तुम्हारा अवार्ड फाइनल हो जाता है, जो अवार्ड होएगा वो पार्टीज के ऊपर फाइनल तो है ही, प्लस वो बाइंडिंग भी होगा पार्टीज के ऊपर भी, और जो जो पर्सन्स उनके थ्रू क्लेम कर रहे हैं। इसका मतलब अगर ए और बी है, कल को ए का एलआर है, तो इसके ऊपर भी ये अवार्ड जो है फाइनल और बाइंडिंग माना जाएगा। और यही क्वेश्चन हमने एमसीक्यू में पढ़ा था। देखो ये जो हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल रफली ब्रीफ में, सिर्फ हम ऊपर ऊपर से देख रहे हैं। क्यों? जैसे कि अभी हमें पता लगा, ये वाला हमने सेक्शन पढ़ा 35, इसमें हमें पता लग गया अभी अभी हम ये एक एमसीक्यू सॉल्व करके आए हैं। सिर्फ इस पर्पज से के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, वरना हम सबको पता है हम इस पेपर के लिए कोई भी ये वाला एक्ट पढ़कर जाता ही नहीं। तो ये सिर्फ हल्का हल्का रिविजन हो रहा है कि कौन सा पॉइंट कहाँ पे और हमें एमसीक्यू करते समय क्लिक कर जाए। ठीक है, आ गया चैप्टर 9 अपील्स। सेक्शन 37 अपीलेबल ऑर्डर के बारे में बता रहा है। कह रहा है अपील तो लाई करेगी पर सिर्फ इन ऑर्डर से। अब क्वेश्चन आएगा कौन से ऑर्डर से अपील लाई करती है। अब आप लोगों को पता लग गया कि सेक्शन 37 में गिवन है हमें लिस्ट। कब? जब पार्टीज रिफ्यूज कर देती हैं, रिफ्यूजिंग टू रेफर द पार्टीज टू आर्बिट्रेशन। जब क्या है, यहाँ पे मना ही कर दिया कि हम पार्टीज को आर्बिट्रेशन के लिए नहीं भेज रहे, तो यहाँ पे अपील में जा सकते हैं। या ग्रांट या रिफ्यूजिंग टू ग्रांट एनी मेजर, सेक्शन 9 में कुछ मेजर, कुछ भी वो हमें स्टेप्स लेने थे, उसके लिए या तो अलाउ कर दिया या रिफ्यूज कर दिया, उसके लिए एक पार्टी जो है अपील में जा सकती है। सेट असाइड या रिफ्यूज कर दिया, सेट असाइड या तो सेट असाइड कर दिया तुम्हारा अवार्ड, या जो आर्बिट्रल अवार्ड था उसको सेट असाइड करना था बट उन्होंने मना कर दिया, हम तो नहीं सेट असाइड कर रहे, तो पार्टीज जो भी एग्रीव्ड है वो कहाँ जा सकती है? अपील में जा सकती है। ओके, बट इन्होंने बोल दिया कोई सेकंड अपील नहीं होगी। यहाँ से एमसीक्यू बन सकता है, कोई भी सेकंड अपील नहीं होगी, बट नथिंग कहाँ से नहीं होगी? फ्रॉम एन ऑर्डर पास इन अपील, कोई भी ऑर्डर जो अपील में पास हुआ है उससे सेकंड अपील नहीं होगी। बट नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट, या राइट नहीं लेगा टू अपील टू सुप्रीम कोर्ट। बट अगर कोई पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहती है अपील करने, उसको अलाउड है, वरना कोई सेकंड अपील अलाउड नहीं होगी। ये मिसलेनियस है जिसमें सिर्फ डिपॉजिट की बात करी है, मैं इसमें सिर्फ सेक्शन पढ़ रही हूँ। लियन की बात करी है सेक्शन 39 में, लियन ऑन आर्बिट्रल अवार्ड एंड डिपॉजिट एज टू कॉस्ट। लियन मतलब क्या होता है? अपने पास रख लेना, कुछ रिटेन करके रख लेना। तो क्या कह रहा है, जो ट्राइब्यूनल है वो लियन कर लेगा अवार्ड पे जब तक अनपेड कॉस्ट नहीं दे देते। भाई आर्बिट्रेशन का जितना खर्चा लगा है पहले वो दो, वरना ट्राइब्यूनल कह रही है जितना भी अवार्ड तुम्हें मिल रहा था मैं उनको लियन करके रख रहा हूँ। ठीक है, सेक्शन 40 आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ पार्टी। कह रहे हैं जो तुम्हारा एग्रीमेंट है वो खत्म नहीं होएगा, डिस्चार्ज नहीं होएगा अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है, बट हाँ शेल इन सच इवेंट एनफोर्सिएबल होएगा। किसके द्वारा? एलआर के द्वारा, या एलआर के अगेंस्ट है तो उसके अगेंस्ट में हम उसको एनफोर्स करवा सकते हैं। ठीक है, उस एग्रीमेंट को, बट वो डिस्चार्ज नहीं माना जाता है। प्रोविजंस ये इंसॉल्वेंसी के केस के बारे में दे रखा है। 42 में जुरिस्डिक्शन के बारे में दे रखा है। ठीक है, तो कोई अगर यहाँ से क्वेश्चन भी आएगा तो वो डायरेक्ट आएगा कि जुरिस्डिक्शन के बारे में इस एक्ट में कहाँ गिवन है, सेक्शन दिस, सेक्शन दिस, सेक्शन दिस। तो ठीक है, तुम लोग मार्क कर देना देख के। अगले पे आओ, लिमिटेशन। अब क्वेश्चन ये आ सकता है क्या लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है? इन्होंने साफ बोल दिया। इसके लिए आप लोग लिमिटेशन एक्ट का भी डायरेक्ट खोलकर नहीं बैठोगे, उस एक्ट में भी लिमिटेशन दे रखा है। सेक्शन 43 कह रहा है वो अप्लाई होएगा आर्बिट्रेशन पे जैसे कि वो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स में अप्लाई होता है कोर्ट के सामने। ठीक है, ये वाला पार्ट हम नहीं पढ़ेंगे, बट मैं इसको बता रही हूँ क्या है। एनफोर्समेंट ऑफ सर्टेन फॉरेन अवार्ड्स, जो अभी हम फॉरेन अवार्ड्स डेफिनेशन क्लॉज में देख कर आए थे, उन्हीं की सबकी एनफोर्समेंट बता रखी है। जैसे चैप्टर 1 में बता रखी है न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड्स। अब ये नाम आगे आएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा कहाँ था। न्यूयॉर्क के बाद दे रखा है आगे, हाँ, जेनेवा कन्वेंशन अवार्ड जो चैप्टर 2 में दे रखा है। ठीक है, तो न्यूयॉर्क और जेनेवा का दे रखा है जो हमारा इन्फोर्समेंट करा रहे हैं किस चीज़ का? फॉरेन अवार्ड्स का। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें अगला सेक्शन 61 से जो बात करता है कंसीलिएशन की। सेक्शन 61 में एप्लीकेशन बता रखी है, बट सेक्शन 62 इंपॉर्टेंट है जिनमें बोला कब माना जाएगा कंसीलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो चुकी है। द पार्टी इनिशिएटिंग कंसीलिएशन शैल सेंड टू अदर पार्टी। अब इसमें क्या है, जो पार्टी कंसीलिएशन स्टार्ट करना चाहती है, कुछ सेटलमेंट हमारे बीच में करना चाहती है, वो दूसरी पार्टी को रिटर्न इन्विटेशन भेजेगी कि भाई मैं देख कंसीलिएशन करना चाहता हूँ। अब प्रोसीडिंग्स कब स्टार्ट हो जाएगी? जैसे वो दूसरी पार्टी राइटिंग में एक्सेप्ट कर लेगी कि हाँ भाई जो तेरा इन्विटेशन है मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, हमारी प्रोसीडिंग्स हो जाएंगी स्टार्ट। तो ये वाला एमसीक्यू बन सकता है कि कब से स्टार्ट माना जाएगा, जैसे दूसरी पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी राइटिंग में। ओके, बट अगर उसने रिजेक्ट कर दिया इन्विटेशन तो ठीक है भाई, कोई प्रोसीडिंग्स हो ही नहीं सकती।
नंबर ऑफ कंसिलेटर्स कितने होंगे, सेक्शन 63 कह रहा है एक कंसिलेटर होएगा अनलेस द पार्टीज अग्री डेट देयर शैल बी 2 और 3। वैसे माना जाता है एक, बट अगर पार्टीज ने बोला नहीं भाई मेरे केस में तो 3 होना चाहिए, तो ठीक है 3 होंगे। अगर एक से ज़्यादा है तो वो सारे जॉइंटली एक्ट करेंगे, ठीक है। फिर आ जाओ 64 सिर्फ अपॉइंटमेंट की बात कर रहा है। वही अगर एक कंसिलिएटर है तो पार्टीज जो एग्री होती है, 2 कंसिलिएटर है तो एक एक कंसिलिएटर पार्टीज अपॉइंट कर लेगी, और 3 कंसिलिएटर के केस में एक एक पार्टी ने अपना अपना सेलेक्ट कर लिया, और जो ये दोनों बंदे हैं वो एक और कंसिलिएटर सेलेक्ट कर लेंगे। बस यहाँ पे बोला ना each party may appoint one conciliator and parties may agree on the name of the third conciliator who shall act as a presiding conciliator, कि एक एक तो इसने सेलेक्ट कर लिया और एक एक जो है ये दोनों आपस में कॉमन बैठ के डिसाइड कर लेंगे, और वो हो जाएगा हमारा प्रिजाइडिंग कंसिलिएटर, जो उस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा, जो एक तरह से चेयरमैन माना जाएगा इस मीटिंग का, ठीक है। सेक्शन 65 पे आ जाओ, जो बता रहा है सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट टू कंसिलिएटर, कि जो भी हमारी स्टेटमेंट होगी हम कहाँ देंगे, कंसिलिएटर के पास। कह रहे हैं कंसिलिएटर अपॉन हिज अपॉइंटमेंट मे रिक्वेस्ट ईच पार्टी, भाई कंसिलिएटर कह रहा है मैं अब अपॉइंट हो चुका हूँ, अपनी अपनी ब्रीफ स्टेटमेंट दे दो मेरे को, क्या है नेचर ऑफ डिस्प्यूट बता दो, तू क्या कहना चाहता है, तू क्या कहना चाहता है, दोनों पार्टीज को बोल देगा। अब वो पार्टीज जो है कॉपी दे देंगी दूसरी पार्टी को, वो कॉपी एक तो कंसिलिएटर को देगा और एक जो है दूसरी पार्टी को, भाई देख मैंने कंसिलिएटर के पास ये डॉक्यूमेंट्स रख दिए हैं। कंसिलिएटर में रिक्वेस्ट ईच पार्टी टू सबमिट टू हिम अ फर्दर रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ हिज पोजीशन। कंसिलिएटर की मर्जी है, अगर उसको फर्दर आंसर चाहिए किसी चीज़ का वो पार्टीज को बोल सकता है, ठीक है। किसी भी स्टेज पे प्रोसीडिंग के कंसिलिएटर जो है पार्टीज को रिक्वेस्ट कर सकता है, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होगी तो वो बोल सकता है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पे सेक्शन 65 में पावर बता रखी है कंसिलिएटर की, कि कंसिलिएटर को जो जो लगता है वो बोल सकता है पार्टीज को। अब जो कंसिलिएटर है ये भी एमसीक्यू में आ चुका है, सेक्शन 66 कंसिलिएटर है वो बाउंड नहीं है किस किस से, सीपीसी से और एविडेंस एक्ट से कंसिलिएटर बाउंड नहीं होगा, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 67, जहां बताया है क्या रोल है कंसिलिएटर का। कह रहे हैं कंसिलिएटर जो है पार्टीज को असिस्ट करेगी, एक तो इंडिपेंडेंट सेटलमेंट होनी चाहिए, इम्पार्शियल मैनर में उनके बीच में शांतिपूर्ण तरीके से डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट होना चाहिए। किसकी ड्यूटी बनती है, कंसिलिएटर की। कंसिलिएटर किससे बाउंड होएगा, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, जस्टिस, कंसिडरेशन टू अमंग अदर थिंग्स। इसका मतलब कि अनबायस तरीके से, भेदभाव ना करे, बिल्कुल अनबायस तरीके से वो दोनों पार्टीज का सेटलमेंट करवा दे, सिंपल। आगे बोल रहा है कंसिलिएटर किसी भी स्टेज पे इस प्रोसीडिंग के मेक प्रपोजल्स फॉर अ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। अब हमने बोला मिस्टर ए और मिस्टर बी के बीच में कुछ सेटलमेंट करवानी है, तो कंसिलिएटर जो होता है डिफरेंट स्टेजेस पे जो है इनको वो करता है, प्रमोट करता है, एनकरेज करता है, भाई तुम अपने बीच में सेटलमेंट कर लो, लड़ाई में कुछ नहीं रखा, ऐसे वैसे इनको बोलता है। अब ये जो प्रपोजल्स हैं राइटिंग में होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सेक्शन 68 नहीं, 69 नहीं, सेक्शन 70 पे आ जाओ। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या बोल रहा है सेक्शन 70, कह रहा है व्हेन द कंसिलिएटर रिसीव्स फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन डिस्प्यूट्स, मतलब पार्टी के द्वारा जब भी इंफॉर्मेशन मिली है, किसको मिली है, कंसिलिएटर को, तो भाई तू डिस्क्लोज कर दूसरी पार्टी को। अगर तेरे को कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है तो तू दूसरी पार्टी को भी बता, क्यों बता, ताकि तू भी अपनी तरफ से तेरे को कोई पॉइंट कहना है तो तू कह सकता है, कौन, अपोजिट पार्टी, ठीक है। प्रोवाइडेड डेट व्हेन अ पार्टी गिव्स एनी इन्फॉर्मेशन, बट देखो अगर ए ने बोला कंसिलिएटर को कि साहब जी प्लीज़ बी को मत बताना, ये थोड़ी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको डिस्क्लोज कर रहा हूँ, तो भाई कंसिलिएटर फिर डिस्क्लोज नहीं कर सकता बी को, तो कंसिलिएटर शैल नॉट डिस्क्लोज द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सेक्शन 71 कॉपरेशन होना चाहिए पार्टीज का, पार्टीज जो है गुड फेथ में कॉपरेट करेगी, किसके साथ, कंसिलिएटर के साथ। 72 सजेशंस बाय पार्टीज फॉर सेटलमेंट, हर पार्टी जो है अपना इनिशिएटिव लेगी, या कंसिलिएटर भी बोल सकता है भाई अपने अपने सजेशंस दो, ए और बी अपने अपने सजेशंस दो कि अगर हमें सेटलमेंट में आना हो तो किस तरह से हम सेटलमेंट में आ सकते हैं, ओके। या पार्टीज खुद भी ये चीज़ ट्राई कर सकती है अपनी मर्जी से भी, किसको, कंसिलिएटर को सजेशंस दे सकती है। आ जाओ 73 पे, सेटलमेंट का एग्रीमेंट व्हेन इट अपीयर्स टू द कंसिलिएटर, कि कुछ ना कुछ एलिमेंट तो है पार्टीज के बीच में सेटलमेंट हो सकती है, तो भाई ये कोशिश करेगा कौन, कंसिलिएटर, कि उनके बीच में सेटलमेंट हो जाए, कोशिश करेगा कि उनके बीच में सेटलमेंट हो जाए, एंड पार्टीज को भी वो चीज़ सबमिट कर देगा, हाँ भाई देखो मेरी ये ऑब्जर्वेशंस है, तुम्हारा ये लड़ाई है और मेरे को लग रहा है कि तुम्हारे बीच में जो है सेटलमेंट कुछ हो सकती है, ठीक है।
जब पार्टीज जो है सेटलमेंट एग्रीमेंट पे आ जाती हैं वो फाइनल माना जाता है, बाइंडिंग माना जाता है पार्टीज के बीच में भी और जो पर्सन्स क्लेम कर रहे हैं उनके बीच में भी। ओके, सेक्शन 74 क्या स्टेटस या इफेक्ट होएगा? सेम जैसे आर्बिट्रल अवार्ड का होता है, तो सेटलमेंट एग्रीमेंट का सेम स्टेटस इफेक्ट होएगा जैसे एक आर्बिट्रल अवार्ड का होता है। ओके, सेक्शन 75 कॉन्फिडेंशियलिटी की बात कर रहा है। 76 पे आ जाओ। जैसे हमने टर्मिनेशन ऊपर आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स का पढ़ा था, सिमिलरली टर्मिनेशन है कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स का भी। ओके, सेक्शन 76 बात करता है इसके बारे में। सेक्शन 77 पे आ जाओ। रिजॉर्ट टू आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कह रहे हैं पार्टीज शैल नॉट इनिशिएट कंसीलिएशन प्रोसीडिंग्स के दौरान कह रहे हैं पार्टीज को ये इस चीज़ की हम इजाज़त नहीं दे रहे कि जब तुम्हारी कंसीलिएशन की प्रोसीडिंग्स चल रही है तो बेटा जी तब तुम आर्बिट्रेशन में या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में नहीं जा सकते हो। तो पार्टीज शैल नॉट इनिशिएट ड्यूरिंग द कंसीलिएशन प्रोसीडिंग कोई भी आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, एक्सेप्ट भी दे रखा है, एक्सेप्ट डेट अ पार्टी में इनिशिएट वेयर सच प्रोसीडिंग्स आर नेसेसरी, अगर उनके राइट्स बचाने के लिए ज़रूरी है सिर्फ और सिर्फ तब तुम आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में जा सकते हो, अदरवाइज नहीं। जनरल रूल कहते हैं नहीं जा सकते। 78 कोस्ट की बात करता है, 79 डिपॉजिट की बात करता है। 80 पे आ जाओ, यहाँ पे कंसीलेटर का रोल बता दिया। दूसरी प्रोसीडिंग्स में क्या कह रहा है, कंसीलेटर जो है आर्बिट्रेटर की तरह एक्ट नहीं करेगा। ओके, कहाँ पे? इन एनी आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग में। ऐसा नहीं है यहाँ पे जो कंसीलेटर है वहाँ पे उनके बीच में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स चल रही है, जाके वहाँ पे आर्बिट्रेटर की तरह बैठ गया। नहीं भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। कंसीलेटर शैल नॉट बी प्रेजेंटेड बाय द पार्टीज एज अ विटनेस, और ये भी एमसीक्यू में बन सकता है कि क्या कंसीलेटर को हम एज अ विटनेस लेकर जा सकते हैं दूसरी प्रोसीडिंग्स में? आंसर इज नो, कंसीलेटर को हम एज अ विटनेस भी नहीं लेकर जा सकते हैं। सेक्शन 81 admissibility of evidence in other proceedings, parties shall not rely on or introduce as evidence in arbitral or judicial proceedings, कि हम ये जो भी proceedings में यहाँ पे हमारी proceedings हुई हैं कंसीलिएशन की, हम कोई भी एज ए एविडेंस यूज नहीं करेंगे इसको किसी भी आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में। ठीक है, इसमें सेक्शन 81 पे भी एमसीक्यू बन सकता है। फिर ये सिर्फ सप्लीमेंट्री प्रोविजंस है जो सेक्शन 82 बता रहा है हाई कोर्ट के पास पावर है रूल्स बनाने की। सेक्शन 83 में डिफिकल्टीज को रिमूव करने की। 84 में किसके पास पावर है रूल्स बनाने की। सेक्शन 85 जो मैंने बताया था रिपील एंड सेविंग्स, तो हमेशा बेयर एक्ट के लास्ट में ही दिया होता है। सिमिलरली सेक्शन 86। तो इस वीडियो में हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये देखो मैंने कोशिश करी है सिर्फ इस पूरे एक्ट को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ना बताकर सिर्फ ब्रीफ में बताने की। इसका रीज़न सिर्फ ये कि मैं एमसीक्यू सॉल्व कर रही हूँ तो मुझे क्लिक कर जाए। इसका पर्पज़ सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए है, AIBE एग्ज़ाम के लिए, और किसी पर्पज़ के लिए ये वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ डिटेल में इसमें कुछ भी नहीं बताया है। आई होप आपको ये थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे अगली वीडियो में, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।